अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बानर की कल्पना कि कैसा बानर चाहिए सबको समाज में आजकल। सबका चाहिए ऐसन बानर जो साइकिल पे चढ़ जावई, चला चला के साइकिल सब घर ऑक्सीजन पहुँचावई, डरवारी सब डाक डाक के घर घर खाना पहुँचावई, पड़ी जब ले खून जरूरत आपन तुरंत निकलवावई, ना ही ते आपन साथी के पकन खून चुसवावई, दौड़ दौड़ के अस्पताल में मरीज के बेड दिलवावई, बेड की कमी पड़ी तो जाके आपन खाट बिछावई, कौन कौन इंजेक्शन चाहिए चाहे नाम न बोल न पावई, नाम धरे टकली जुम्बा और लाली सोम गोहरावई, काला बाजारी वालन के मुंह नोच के दवा दिवावई, हमके चाहिए ऐसन बानर जो सबके काम आवई। कोरोना का आतंक जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश भी कहीं इससे पिछड़ा नहीं है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और मौत का तांडव मचा हुआ है। इसी बीच कई लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने एक मानवता के तौर पर एक दूसरे की मदद की, क्योंकि कोविड के समय पर जो लोग फंसे हैं उनकी मदद करना समझ लीजिए एक तरीके से बहुत बड़ा काम है। इस दौरान ज़्यादातर उन लोगों को परेशानी हुई है जो कोविड हो चुके हैं, क्योंकि कोविड के समय पर ना वो बाहर निकल सकते हैं, ना ही उनके पास किसी तरह कोई साधन पहुंच सकता था। ऐसे एक दो समस्याएं नहीं, हज़ारों लाखों समस्याएं पैदा हुई और इसके लिए समय समय पर लोगों ने अपने हाथ भी बढ़ाए, मदद भी किए। लेकिन मैं बता दूं, इसमें मदद करने वालों कुछ नेता भी रहे हैं, कुछ एनजीओ भी रहे हैं, कुछ समाज सेवा भी रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक प्रशासनिक अधिकारी की जो कि पूरा वक्त शासन के ही काम में बिजी रहता है, और ऐसे वक्त में अगर वो पब्लिक और जनता के लिए थोड़ा सा समय निकालता है तो किस तरीके से समय निकाल लेता है। और यह समय उनके लिए केवल लखनऊ तक ही सीमित नहीं है, लखनऊ से बाहर मान के चलिए पूरा उत्तर प्रदेश वो अपनी एक सीट चेयर पर बैठकर पूरा उत्तर प्रदेश के लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, हम उनका परिचय देते हैं और उनके बारे में जानते हैं। सर, प्रभात साक्षी में आपका स्वागत है। और इससे पहले आप मैं कुछ बात करूं, आप छोटा सा एक अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम अजीत प्रताप सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के एक विभाग है पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उसमें डिप्टी डायरेक्टर हूँ, मुख्यालय लखनऊ में। सर, आप यहाँ पर डायरेक्टर पोस्ट पर है, जाहिर है कि इसका काम कोई छोटा मोटा नहीं होता है, कई आपके पास वर्णन भारी भी रहता है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि इतना काम होने के बावजूद आप कैसे अपना पहले तो समय इसमें निकाल रहे हैं, और दूसरा आपका माइंड कैसे इसमें डाइवर्स हुआ इन सब चीज़ों को लेकर? नहीं, कोरोना के समय तो थोड़ा सा काम भी हम लोगों के पास कम हो गया था, लॉकडाउन भी चल रहा था तो और लोग ऑफिस में ज़्यादा नहीं आ रहे थे। मार्च के बाद हम लोगों के पास थोड़े से काम कम हो जाते हैं। इसके पहले ही हम लोग फेसबुक पे लिखा करते थे, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 60,000 लोगों का ये ग्रुप है, इलाहाबाद परिवार। हम लोगों के जौनपुर जनपद के रहने वाले हम हैं, वहाँ एक ग्रुप है राष्ट्रवादी युवा मोर्चा करके, उसमें 60-70 हज़ार लड़के जुड़े हुए हैं। तो उसके पहले हम लिखा करते थे लोगों के बारे में, जौनपुर के बारे में, जौनपुर की शख्सियत के बारे में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं उनके कार्य व्यवहार के बारे में। और फिर बीच बीच में जैसे किसी की विपत्ति आती है, हमारे गांव में जैसे एक आग लग गई, उस लड़के को लिख दिए तो 1.5 लाख रुपए मिल गया। कैंसर का किसी को हुआ, लिख दिए 3-4 लाख मिल गया। एक पंडित जी जो हम लोग पेपर डालते थे, उनकी बिटिया की शादी के लिए लिख दिया 3-4 लाख। तो बीच बीच में हम इस तरीके करते थे तो लोगों को ये विश्वास था कि इस तरीके की मदद करते हैं। उसी समय कोरोना का समय आ गया तो जौनपुर जनपद से शुरू हुआ कि सर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है भैया, हमें हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए। तो हमने लिख दिया, उसका नंबर लिख देते थे पोस्ट पे कि इस तरीके का है, इसका कोई मदद कर दे। तो लोग आगे आके निकलने लगे। तो अगर बात करें सोशल मीडिया में मदद को लेकर, तो सोशल मीडिया एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इसमें कुछ ऐसे भी मदद आती हैं जो कि फ्रॉड होती हैं, गलत तरीके से होती हैं, और वो अपना नंबर, अकाउंट नंबर देकर उनसे पैसा भी लेते हैं, और पता नहीं चलता पाता है कि आखिर वो जो मदद हम दे रहे हैं वो मदद उन तक पहुंच रही है कि नहीं, या जिनको हम मदद दे रहे हैं वो उस लायक है या नहीं। तो क्या आप कुछ इसमें छानबीन भी करते हैं कि किस तरह से मदद करते हैं? नहीं, मतलब हम कोई भी कह देता है तो उसका नहीं लिखते थे। जो विश्वसनीय व्यक्ति हमें लगता था ज़रूरतमंद है, जैसे हमने आपको बताया कि आग लगी थी तो हमारे गाँव का लड़का था, हमारा व्यक्तिगत परिचित था,
कैंसर वाले जो क्या नाम से लखनऊ में थे, वो कर्नल साहब हैं, ये हम लोगों के जानने वाले, उन्होंने मदद किया, उनके साथ पढ़े हुए थे तो उन्होंने हमें लिखा। पंडित जी जिनकी लड़की की शादी की थी, उनके लिए जो है हमने लिखा, तो हम लोगों को पेपर ही देते थे। जब हम लोग हॉस्टल में पढ़ते थे उस समय पेपर देते थे। इस तरीके के जो विश्वसनीय लोग कहते हैं, जिनकी बात पे विश्वास रहता है और जो है जानकार हमारे परिचित होते हैं, उनके मदद के लिए हम लोग लिख देते हैं। अभी जैसे बलिया में, इसी पीरियड में बलिया में कैंसर का एक आया, उन्होंने हमसे कहा, तो हम अपने लड़कों से, जो बानर सेना के लड़के थे, उनसे कहा कि आप जनपद से ही शुरू करिए, बलिया जनपद से ही मदद करिए, नहीं होगी तो हम फेसबुक पेज पे लिखेंगे और इलाज हो जाएगा। तो लड़कों ने मिल के बलिया से ही 4 लाख रुपए इकट्ठे कर लिया। उनको 6 लाख की ज़रूरत है, 4 लाख अभी तक उन लोगों ने स्वयं इकट्ठे कर लिया। उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, लेकिन हमने ये प्रेरणा दी कि किसी का सहयोग करने के लिए आप सोशल मीडिया का अपने लोगों की मदद मांगिए, कि लोग मदद ज़रूर करेंगे। ऐसे लोगों के भाव होते हैं। इस तरीके का कार्य के लिए अगर आप प्रोत्साहित करेंगे तो 500, 1000, 200, 500 रुपये भी देंगे, तब भी जो है पर्याप्त पैसा किसी गरीब के लिए हो जाएगा। नहीं, जाहिर है कि सोशल मीडिया का आप बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन अब अभी आपने वानर सेना का जिक्र किया है, ये वानर सेना क्या है? ये जब कोरोना काल में आया तो वानर सेना का हम लोगों ने ये किया कि जैसे हम पढ़ते समय एक बार देखे थे, वानरों के सामान्य तौर पे ऐसे प्रवृत्ति आप देखिए कि अकेला ऐसे जानवर होगा कि अपने समुदाय के, प्रजाति के किसी भी वानर को चोट लग जाए, बीमार हो जाए, कहीं मुसीबत में आ जाए, बंदर उसको छोड़ के नहीं जाते, घेर के उसकी मदद करते हैं। उसकी अपेक्षा किसी जानवर में, शेर भी अपने कुनबे का तो मदद लड़ सकता है, लेकिन दूसरे कुनबे के लिए लड़ने शेर नहीं जाता, आक्रमण कर देता। तो हम लोगों के इस मुसीबत में जब कोरोना काल आया तो अपने लोग, अपने परिवार के लोग, ना रिश्तेदार लोग छोड़ के भागने लगे। तब हमने ललकारा लोगों को कि जो है, जब बानर प्रजाति के हम लोग वंशज हैं और वो मूल प्रवृत्ति है मदद करना, तो हम लोग कैसे किसी के छोड़ सकते हैं? कोई करा रहा है, अब हम छोड़ के कैसे निकल जाएंगे? तो मदद करना हमारा काम है, आप करिए। और दूसरी बात, बानरों में उत्साह आप देखिए, बहुत उत्साह होता है। किसी भी बड़े बड़े संकट से बानर आपको भागता नज़र नहीं आएगा, पीछे हट जाएगा, लेकिन फिर वहीं खड़ा रहेगा। और शुरुआती दौर में जो उसकी आप अगर पौराणिक कथाओं से जोड़ेंगे तो रावण इतना शक्तिशाली था कि भगवान राम स्वयं देवता थे। वो चाहते तो पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े देवता उनसे युद्ध करने उनके साथ जाते, लेकिन उनको पता था कि रावण इतना शक्तिशाली है कि उसके भय से लोग पूरी ऊर्जा से नहीं लड़ेंगे, ये सोच के लड़ेंगे कि रावण हरा देगा। उसी तरीके से कोरोना आया। कोरोना में जितने भी बड़े बड़े लोग आप देखिए, जितने शक्तिशाली लोग थे, इतने डर गए कि कहने वाली बात नहीं। तो हमने ललकारा कि बानर छोटे लोग जो हैं, नौजवान लोग, अपने उत्साह के साथ आएँ, मदद करें। इतनी जल्दी कोई नहीं मर जाएगा, जो किसी की मदद करिए, और नहीं तो ये सामाजिकता टूटेगी। और उसका असर हुआ कि आप देखिए कि हम लोग मुश्किल से अपने ग्रुप में 10-20 लोगों से मिले होंगे और 7-8 हज़ार लोग सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। उनसे नहीं मदद, अनजान व्यक्ति अनजान बंद के लिए ब्लड देने चला गया, प्लाज्मा दिया, गैस सिलेंडर भरा के उसको हॉस्पिटल तक ले गया, खाने की ज़रूरत हुई खाना पहुंचाया, और डेड बॉडी जलाने की ज़रूरत हुई तो शमशान घाट तक गया, डेड बॉडी भी जलाया। तो ये सारे अनजान, कोई किसी का परिचित नहीं था, लेकिन मानवता के नाते उनको लगा कि हम मनुष्य को जब बंदर छोड़ के नहीं जा सकता, तो हम अपने मनुष्य को इस तरीके से अकेला छोड़ के क्यों चले जाएं। एक बहुत अच्छा आपने वानर सेना का एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, जिसे आज लोग अपने जीवन में ढाल रहे हैं, अपना भी रहे हैं। एक कुछ सवाल और भी है, जैसे कि आपने अभी तक लगभग, जाहिर है मुझे पता नहीं होगा कि आपने कितने लोगों की मदद कर चुके हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों की थोड़े बारे में जानना चाहता हूँ, कुछ ऐसी मदद जो आपको खुद अच्छा लगा हो, या कुछ अलग मदद जो आपको कुछ याद रहा हो, कुछ ऐसा। इस तरीके की बहुत मदद हैं। हम आपको मदद 2-4 उदाहरण बता दें। एक भदोही में मास्टर साहब थे, अनिल सिंह गौड़ करके, वो बीमार हो गए, टीचर थे, जौनपुर के रहने वाले थे, भदोही में पोस्टिंग थी, वो बीमार हो गए, हॉस्पिटल में चले गए। फिर उन्होंने अपने जातीय संगठन से मदद मांगी कि रेमडेसिविर उनको नहीं मिल रहा था। डॉक्टर ने कहा रेमडेसिविर नहीं मिलेगा तो ये इनकी जान चली जाएगी। तो फिर वो रोते हुए एक दिन अपील हम लोगों से की है, तो हमने फेसबुक पोस्ट पे लिखा। तो लड़के जो है उनको देखने गए कि क्या हम इनकी मदद कर सकते हैं। जो अनजान लड़के ही गए थे देखने, हमारे परिचित नहीं थे, हमारी पोस्ट पढ़ के गए। तो वहाँ उनकी पत्नी अकेले थी और रो रही थी। तो 2 लड़के वहाँ हॉस्पिटल में रुके कि जो है हम आपकी मदद करेंगे, यहाँ जो ज़रूरत होगी। एक लड़का वहाँ से 100 फ़ोन किया, तो वो उसके एक परिचित थे, वो कोरोना से कवर हो चुके थे, उनके पास एक इंजेक्शन बचा हुआ था। वो 100 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी से गया, एक इंजेक्शन लाया, और फिर हमको बताया। रात में हम लोगों ने पोस्ट लिखी कि गुरुजी को एकलव्य
जो है गुरुदक्षिणा देना तय है, हम लोग रात भर जगेंगे, लेकिन इनके रेमडेसिविर की व्यवस्था की जाएगी। फिर सब जितने समर्थवान लोग थे, हाई कोर्ट के वकील, अधिकारी, वहाँ के डीएम से बात किए, सीएमओ से बात की है, रेमडेसिविर नहीं था। जौनपुर के डीएम से बात की गई। जौनपुर के डीएम ने कहा कि अगर सीएमओ वहाँ रेमडेसिविर की व्यवस्था नहीं करेंगे तो हम जौनपुर से रेमडेसिविर दिलवाएंगे, मिलेगा। तो फिर सुबह जब लोग लड़के गए वहाँ के, तो वहाँ के सीएमओ महिला सीएमओ थी, उन्होंने कहा एक अनजान आदमी के लिए इतने लोग रात भर लगे रहे, तो हम रेमडेसिविर का पैसा जो मिनिमम चार्ज था वो भी उन्होंने अपने पास से दिया और रेमडेसिविर फ्री में दिया उनको। तो उस समय जब रेमडेसिविर ब्लैक मार्केटिंग 50-50 हज़ार रुपये की होती थी, तो उन्होंने फ्री में दिया उनको। एक उदाहरण तो ये हो गया। दूसरा उदाहरण 50-50 हज़ार रुपये की होती थी, तो उन्होंने फ्री में दिया उनको। एक उदाहरण तो ये हो गया। दूसरा उदाहरण, एक विभाग के उच्च अधिकारी हैं, मुरादाबाद में भर्ती हो गए, उनको डॉक्टर ने बताया कि प्लाज्मा इनको चाहिए। ये हम लोगों को हमारे हॉस्टल के सीनियर दिवाकर सर हैं, इंस्पेक्टर हैं, हमारी टीम से जुड़े हैं बरौली में, उन्होंने भेजा कि यार इनकी मदद करनी है। हम लोगों ने पोस्ट किया, हमारी टीम लग गई। दिल्ली में उन लोगों ने बात किया, तो एक लड़के के साथ एक लड़की पढ़ती थी, वो मुरादाबाद में थी, उसको पता चला कि वो मुरादाबाद में, तो उसने उनको फ़ोन किया। तो वो उसका हस्बैंड जो है पुलिस में थे, उनके देवर को कोरोना हुआ था और वो ब्लड ग्रुप उसका था, तो वो मुरादाबाद से अमरोहा गए। लड़का, उनका देवर जो है अमरोहा रहता था, 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर, और उसको ला के 2 बजे रात उन्होंने प्लाज्मा दिया। तो इसके बाद इसी तरीके की एक घटना हुई कानपुर में प्लाज्मा की ज़रूरत थी, हम लोग प्लाज्मा खोज रहे थे, नहीं मिला। तो हमारे हॉस्टल के एक सीनियर हैं, अतुल कृष्ण सिंह, जोनल अधिकारी हैं, उनके लड़के को कुछ दिन पहले फीवर हुआ था, टेस्ट नहीं कराया था, 2 दिन फीवर हुआ था, ठीक हो गया था। उसने कहा पापा हमें एंटीबॉडी बनेगी, 18 साल का बेटा है और हाई स्कूल पास हुआ और बायो से पढ़ रहा था, उसको अंदाज़ा था कि फीवर होने से एंटीबॉडी बन जाती है। उसने कहा पापा एंटीबॉडी बनी है, हमारा चेक कराइए, हम दे देंगे। 18 साल का लड़का गया, एंटीबॉडी चेक कराया, बनी हुई थी, तो उसने उनको प्लाज्मा दिया। तो और ब्लड देने की घटना बताएं कि आपको जौनपुर में सदर हॉस्पिटल में एक महिला एडमिट हुई कि वो गर्भवती थी, उनको बच्चा होने वाला था। डॉक्टर ने कहा कि अगर 2 घंटे के अंदर इनको ब्लड नहीं मिलेगा तो ये खतरे में रहेंगे, और उनके नात रिश्तेदार गांव वाले सब छोड़ दिए थे कि हम नहीं देंगे। कोरोना में हमने लिखा कि क्या यही होगा मानवता कि जो है कोई ब्लड नहीं देगा एक महिला को, आने वाले बच्चा देख ही नहीं पाएगा दुनिया से। इतने लड़के पहुंच गए कि वहाँ जितना ज़रूरत था, लोगों ने ललकारा डॉक्टर को कि ड्रम की ज़रूरत होगी, ड्रम भर देंगे हम लोग, आप ब्लड लेते रहिए। तो सब करे, और कितने लोगों ने दवाइयाँ और वो, तो ऐसी घटनाएँ तो सैकड़ों हैं। कि एक उदाहरण आपको बताएं कि वो मल्टीनेशनल कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एक महिला, उनका नाम अभी हम आपको दिखा देंगे। उनके हस्बैंड थे, हम लोगों ने उनकी बड़ी मदद की, लेकिन दुर्भाग्यवश पति उनके बचे नहीं, एक्सपायर कर गए। और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि भैया आप लोगों ने इतनी मदद किया है कि मैं बानर सेना में रहूँगी और बेरोजगार लड़कों को नौकरी, मैं स्वयं इंजीनियर हूँ मल्टीनेशनल में, और जब हमारी ज़रूरत होगी पैसा भी दूंगी और बेरोजगार लड़कों को नौकरी भी लगवाऊंगी, आगे भविष्य में मदद करती रहूँ। जाहिर है कि ये देखिए आज भी कोरोना काल का समय है। ये सच्चाई सही बताया उन्होंने कि कोरोना काल के समय पर लोग एक दूसरे को छूना पसंद नहीं करते हैं। दूसरों की छोड़िए, अगर परिवार का कोई सदस्य ख़त्म भी हो जाता है तो हम उससे दूरी बना लेते हैं। लेकिन ऐसे समय पर भी अजीत जी के सिर्फ एक पोस्ट लिखने से लोगों के अंदर की, मैं क्या बताऊं, इनकी इंसानियत बता दूं या उनके अंदर का जज्बा बोलूं, क्या बोलूं समझ में नहीं आता, उनके लिए शब्द भी नहीं है मेरे पास। जो सिर्फ एक पोस्ट लिखने से लोग 100 किलोमीटर दूर और दिन रात एक करके उनकी मदद तक पहुंचा देते हैं। इसके साथ ही अजीत सिंह का भी ये देखिए काम बहुत सराहनीय है, क्योंकि प्रशासनिक कार्य में वैसे ये कोई एकलौते अधिकारी नहीं है। अगर आप देखें तो लखनऊ क्षेत्र में ऐसे कई अधिकारी हैं, इनसे बड़ी पोस्ट पर भी है, लेकिन ये जो इनके ध्यान गया है वो किसी पर नहीं गया। एक बार मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा सर, मैं बात करूँ अगर से परिवार को लेकर, आपके परिवार में भी कई लोग ऐसे होंगे, क्या उनकी तरफ से भी आपका ऐसी कुछ योगदान रहा है? नहीं, परिवार में जैसे हमने अपील किया था अपने लड़कों से कि आप लोग इस समय कोरोना काल में घर में हैं, दिन भर फेसबुक पे रहिए और व्हाट्सएप पे रहिए और अपने स्रोतों से खाली मदद करिए। आपको निकलना भी नहीं है, चैन खाली बना लीजिए। जैसे आपका डॉक्टर परिचित है तो उससे अपील कर लीजिए, जहाँ से गैस सिलेंडर मिलता है वहाँ कर लीजिए, और मेडिकल स्टोर वालों का नंबर सब लिख लीजिए। खाली बताते जाइए कि यहाँ पे आपको दवा मिल जाएगी और जो सक्षम हैं वो जाके दवा दे दें। इसमें हम लोग रात भर, मतलब 3 बजे रात तक, 4 बजे रात तक जगे रहते थे। और बहुत लड़के, मतलब कभी आप अगर रैंडम चेक करिए आज के भी डेट में, फर्जी एक नंबर हमको दे दीजिए
और रन चेक करने के लिए कहीं का भी दे दीजिए, बॉम्बे से लेके पूरे इंडिया में कहीं के कि इनको ब्लड की ज़रूरत है। हम 12 बजे 1 बजे रात पोस्ट करेंगे, उसी में आपको देखेंगे सक्रिय हो जाएंगे लोग, फ़ोन करने लगेंगे जिनका परिचित कोई गुजरात में है, बॉम्बे में है, कि आप मदद करिए। तो उसका कारण होता था घर वाले देखते रहते थे कि आंखें ख़राब हो रही हैं, चिड़चिड़ाए रहते थे। तो मतलब एक उदाहरण मैं बताऊं कि बलिया का लड़का 1 बजे 2 बजे उसका जो है इंटर पास किया हुआ है, पॉलिटेक्निक कर रहा है। तो उसके पिताजी जब छोटा था तो कैंसर से एक्सपायर कर गए थे, और वो कहानी सुनता है तो उसकी माँ जो है जगह जगह जाती थी मदद मांगने। तो उस दिन रात में 2 बजे हम लोग जो लिखते हैं वो कॉपी करता है, एम्स में वो प्राइवेट नौकरी भी करता था, तो हर जगह भेजा करता था। तो उसकी माँ 2 बजे रात रोने लगी कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा, और तुम कम से कम बच्चे रहो, तुम्हारे पिताजी नहीं है। तो उसने अपने माँ से रोते हुए ये कहा कि मम्मी, जब पापा को ऐसे बीमारी रही होगी तो तुम कितने कितने घर के जाके रोई होगी। आज किसी का बेटा बीमार है, ये बीमार है, तो हम जाग के आंखें ख़राब करके अगर अपने संसाधन का खाली उपयोग कर ले रहे हैं, उसको दिलवा दे रहे हैं, तो तुम्हें क्यों ख़राब लग रहा है? साहिर है, देखिए कितना अच्छा, मतलब एक ऐसी बात उन्होंने बताई है कि लॉकडाउन के दौरान आप घर में बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्या करेंगे, ज़्यादा टीवी देखेंगे। इतना अच्छा तरीका सर ने बताया है कि मोबाइल में आप फेसबुक में, सोशल मीडिया में अपडेट रहिए और जितना हो सके एक दूसरे की मदद कीजिए। इससे क्या है, आपको भी अपनी संतुष्टि मिलेगी और घर की बोरियत भी वो ख़त्म हो जाएगी। मैं अब और ज़्यादा इसमें बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर करूँगा कि इस पूरे बातों में सर के साथ बात करने में इतना ज़रूर लगा है कि सर को, अजीत जी को एक, अगर मैं राम की संज्ञा दूँ तो शायद वो ठीक होगा। वजह यह है कि एक इन्होंने जैसे अभी बीच में हमारे बातों में बीच में एक बताया था कि राम चाहते तो रावण से अकेले भी जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने वानर की सहायता ली। और ठीक कोरोना काल में समझ ली, कोरोना एक रावण का रूप लेकर आया है और अजीत प्रताप सिंह जो कि एक राम के रूप में यहाँ पर आए। क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने यह भी कहा है कि भगवान खुद ज़मीन पर उतर कर नहीं आता है, वो आप लोग की मदद के लिए किसी ना किसी रूप में किसी को भेज देता है। और ऐसे ही अजीत जी भगवान के रूप में यहाँ पर हैं और उनकी वानर सेना पूरे उत्तर प्रदेश में कोने कोने पर फैली हुई है। एक आखिरी सवाल के साथ हम फिर विदाई लेंगे। सर, मैं बस इतना आखिरी सवाल ये करना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में, कोविड में लोग इतना परेशान है, इतनी दहशत में है कि किसी को नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है, कोरोना से कैसे बचना है। सिर्फ सरकार की गाइडलाइन से वो सुनते हैं और वही अमल करते हैं। और बात करें हम नौजवानों की, कई ऐसे नौजवान हैं जो कि कोविड वैक्सीन से घबरा रहे हैं। उनको लगता है कि वैक्सीन खतरे की वैक्सीन है, इसको ना हम इस्तेमाल करें। ऐसी कई खबरें भी आई हैं, आपने भी पढ़ी होगी। तो एक मैं आप अपने माध्यम से प्रभा साक्षी की तरफ से कुछ ऐसा संदेश जो जनता के लिए आप देना चाहें अपनी तरफ से। देखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप खेल देख के नहीं सीख सकते, अगर आपको क्रिकेट खेलना है, हॉकी खेलना है, तो मैदान में उतरना पड़ेगा। ऐसे अगर कोरोना से आपको बचाव करना है तो कोरोना वालों की मदद करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, ऑक्सीमीटर कहाँ मिलेगा, दवा कहाँ मिलेगी। उसी तरीके से आप नौजवान हैं या कोई भी है, ये एक वैक्सीन आई है, कोई भी एक सिंगल खतरा नहीं मिला कि इनको वैक्सीन लगाने से बेहोश हो गए हों या जो है कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ हो। तो नौजवान आदमी हैं या कोई आदमी, एक सुई लगवाने से डरने का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। आपको भगवान ने जो है इतनी बड़ी शरीर दिया है, इस तरीके की मुसीबतें आती हैं, जो लोग बीमार हो रहे हैं, वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, दिन भर में 200 इंजेक्शन लग रहे हैं। ब्लैक फंगस आया है, 90 इंजेक्शन लग रहे हैं। एक छोटा सा इंजेक्शन लगा के अगर हम लोगों को बचा जाए तो हम लोगों को लाइन लगा के जहाँ भी मिले, कहीं भी मिले, वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। ये आप बचेंगे, आपका परिवार बचेगा, समाज बचेगा, देश बचेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि हम नहीं लगाएंगे तो आप ही नहीं संकट में पड़ेंगे, पूरा समाज आप में संकट पड़ेगा। और हम लोग, जो भी लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, वो समाज के द्रोही कहे जाएंगे। इसलिए हम लोगों को ये मौका मिला है, जहाँ भी मिले वैक्सीन तो तुरंत लगवाइए। शुक्रिया सर बात करने के लिए हमारे साथ। और मैं इतना जरूर कहूँगा कि अजीत सर से बात करके इतना मुझे भी अच्छा लगा, और मैं भी कोशिश करूँगा कि इनके ग्रुप में जुड़ूँ और इनके साथ थोड़ा सा भी, अगर मैं से एक लोग की मदद कर सकूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभा साक्षी, लखनऊ।